चलिए एक बार फिर सभी स्टूडेंट का वेलकम और स्वागत है और आपके अपने केवीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं अमन शर्मा और आज की क्लास में वर्ब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और आज आपकी वर्ब की सेकंड क्लास है। लास्ट लेक्चर में हमें क्या डिस्कस किया था, मैं आपके 2 मिनट लूंगा, एक बार मैं उन सभी बातों को रिकॉल कर दूंगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमें पॉइंट डिस्कस किया था स्टूडेंट की वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग होता है शब्द, क्रिया नहीं होता। क्रिया मीनिंग होता है एक्शन का। मैं आपके साथ मीनिंग की बात कर रहा हूं कि वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग क्या होता है, शब्द होता है। क्रिया मीनिंग किसका होता है बेटा, एक्शन का होता है। किसका होता है, एक्शन का होता है। इससे रिलेटेड हमें कुछ वर्ड डिस्कस किए थे, वर्बल है, वर्बोस है और वर्बैटिम है ना। वर्बल का मतलब क्या होता है, ऑफ वर्ड, रिलेटेड टू वर्ड, जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक। अगर हम बात करें वर्बोस की, वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड, अपनी बात को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्बैटिम की, तो वर्बैटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड। क्या होता है इसका मतलब, वर्ड फॉर वर्ड। आप देख सकते हो कि तीनों में एक वर्ड कॉमन है, वो है वर्ब। तो वर्ब का अपना लिटरल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, शब्द होता है। उसके बाद हमें ये डिस्कस किया था कि वर्ब को क्रिया क्यों कहा जाने लगा, इसके पीछे अपना रीजन क्या है। तो मैंने आपको रीजन बताया था कि आप सेंटेंस को बिना सब्जेक्ट के फॉर्म कर सकते हो, आप सेंटेंस को बिना ऑब्जेक्ट के फॉर्म कर सकते हो, लेकिन क्या सेंटेंस को आप बिना वर्ब के फॉर्म कर सकते हो क्या, नहीं। क्योंकि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस में एक मेन रोल प्ले करता है, एक हीरो का काम करता है। यही वजह होती है कि जो वर्ब होता है, यही वजह होती है कि हम वर्ब को क्या कहने लगे, क्रिया कहने लगे। क्योंकि आप वर्ब के बिना सेंटेंस को फॉर्म कर ही नहीं सकते। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो हमें ये पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद हमें डेफिनेशंस की बात की थी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता है, और एक्टिविटी का मतलब होता है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। डूइंग का मतलब होता है कुछ करना, हैपनिंग का मतलब कुछ होना, और बीइंग का मतलब होता है ना कुछ करना ना कुछ होना, स्टेट को रेफर करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ वर्ब की, वर्ब कितने प्रकार का होता है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के अपने मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में 3 ही टाइप पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइप की बात की थी स्टूडेंट, जिसका नाम था ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके भी अपने 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, जिसका हम यूज करते हैं टेंस को बनाने के लिए, जो हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं। सेकंड जो टाइप होता है मोडाल्स। मोडाल्स भी तुम्हारे ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरीज वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और मोडाल्स भी तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इनका फंक्शन होता है सेंटेंस में स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करने के लिए। और अलग अलग इंटेंशंस के लिए हम अलग अलग मोडाल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सबको पता होगा। अगर हम बात करें इंटेंशन ऑफ एबिलिटी, अगर हम बात करें इंटेंशन ऑफ स्किल, अगर हम बात करें इंटेंशन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें इंटेंशन ऑफ परमिशन, यू मस्ट बी यूज कैन यू मस्ट बी कैन मॉडल्स। गॉट इट। मैंने क्या बोला है कि अब इंटेंशंस की बात करें, चाहे इंटेंशन ऑफ एबिलिटी की बात करो, इंटेंशन ऑफ स्किल की बात करो, स्ट्रेंथ की बात करो, परमिशंस की बात करो, क्या उसके लिए हम कैन मॉडल्स का प्रयोग करते कि नहीं करते, आप लोग बताइए। तो अलग अलग इंटेंशंस के लिए, अलग अलग इंटेंशंस के लिए हम अलग अलग मोडाल्स का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आए कि नहीं, इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे मोडाल्स में। सेकंड टाइप हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, वो था स्टूडेंट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, ये हमेशा एक्शंस को रेफर करता है। और एक्शन 2 प्रकार का होता है, एक्शन 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। कि हाउ कुड बी आइडेंटिफाई कि दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हम इस बात को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। मैंने आपको एक अच्छा मैकेनिज्म, एक मेथड बताया था कि किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिक्लेयर करना है। कि अगर आपको कभी भी किसी भी वर्ब के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत है, अगर कभी भी किसी भी वर्ब के बाद जो लिखा गया वर्ड है उसको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत है, तो समझ जाना कि लिखी गई सेंटेंस में वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर आपको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत नहीं है, अगर आपको सेंटेंस में व्हेन वेयर व्हाई हाउ की जरूरत है, तो हम समझ जाएंगे कि उसके बाद लिखा गया चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लोज हो, चाहे वर्ड हो, वो हमेशा ही एडवर्ब होगा, और सेंटेंस में लिखी गई वर्ब हमेशा ही इंट्रांजिटिव होगी, है ना। उसके बाद हमें डिस्कस किया था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो दोनों रंग उड़ सकते हैं। दोनों रंग का मतलब दोनों रंग उड़ सकती है भाई, मतलब आप उसको सेंटेंस में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज
कर सकते हो। जैसे हमें स्टार्ट वर्ब की बात की थी, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना भी होता है, होना भी होता है। बर्न की बात की थी, बर्न का मतलब जलना भी होता है, जलाना भी होता है। हमें बॉयल की बात की, मतलब बहुत सारी हमें वर्ब्स की बात की जो हमें क्लास लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक भाई। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है। हमेशा का मतलब हमेशा ही होती है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब आप कभी भी वर्ब चैप्टर्स को करोगे तो जिंदगी में आपने कभी भी मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं करना है। अगर मीनिंग ट्रांसलेशन करोगे तो इस बात की गारंटी आप फंसोगे ही फंसोगे। एग्जामिनर यही चाहता है कि आपके सामने लिखा गया सेंटेंस आप उसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट कभी मत करना। जो मैंने आपको एक मेथड, जो मैकेनिज्म बताया है, उस मेथड, उस मैकेनिज्म का आपने प्रयोग करना है कि अगर उस वर्ब के बाद जो लिखा गया वर्ड है, अगर उस वर्ड को व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत है, नीड है, तो समझ जाना कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है। जो हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट, कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जो हमेशा ही क्या होती है स्टूडेंट, जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है। अब इनके बाद हमेशा एग्जामिनर कोई ना कोई प्रेपोजिशन लिखकर आपको 100% देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस के साथ एग्जामिनर ओन प्रेपोजिशन लिख के देता है, जो आपने नहीं लिखनी है। आंसर के साथ हमेशा टू देता है। क्वालिफाई के साथ हमेशा इन देती है। या फिर अगर मैं बात करूं मैरी की, मैरी के साथ हमेशा एग्जामिनर विद लिख के देता है, जो आपने नहीं लिखना है। इस बात को हम कंप्लीट पढ़ेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक में, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इस बात को मैं, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशन टॉपिक का चैप्टर, लेकिन मैंने आप पर वर्ब के अंदर इसकी थोड़ी जरूरत क्या पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी भाई क्योंकि मैंने आपको ये समझाना था कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है। तो आज हम जो सेकंड टाइप या सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ओ सॉरी, जो हम मेन वर्ब का जो अगला पॉइंट रहेगा, जो हम ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। सेकंड पॉइंट हमें पढ़ा मेन वर्ब के बारे में, और मेन वर्ब में हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट पढ़ा है कुछ ऐसी वर्ब होती है जो दोनों रंग उड़ सकती है, और कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है, हमेशा ही ट्रांजिटिव होती है। अब इस मेन वर्ब का एक पॉइंट और रह गया स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका सेकंड पॉइंट है, यहाँ लिख देता हूँ। सही चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है सही? सेकंड पॉइंट है भाई आपका वही मेन वर्ब। क्या हो रहा है यार? अब ठीक है, लिखिए भाई मेन वर्ब। अब ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रहने वाला आपका कौन सा है? मेन वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो हो गया तो हो गया, छोड़ो। ये मेन वर्ब है भाई। अब मेन वर्ब को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मेन वर्ब होता क्या है, इससे तो होगा भी नहीं, चलिए छोड़ो। हाँ ब्लैक ही कर देता हूँ उसको मैं। देख ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुरंत, देखो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुरंत, ये बड़ी दिक्कत है। चलो भाई, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब होता क्या है, और मेन वर्ब में हम ऑलरेडी 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम को। चलिए, ये अपना सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट मेन वर्ब। मेन वर्ब सबको पता है कि मेन वर्ब क्या होता है, जो हमेशा एक्शंस को रेफर करता है। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट आज ये क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव बीन gone through many ups and downs, ups and downs। सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, दिस एग्रीमेंट will be expired
नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ लिखा हो भाई, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, मैनी चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन मैनी चिल्ड्रन वर डाइड ऑफ चमकी ऑफ चमकी। चमकी एक बुखार का नाम था, ये बिहार में एक बुखार आया था, अगर आपको पता हो, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हुई थी। हाँ हाँ वही तो बोल रही, ये लिखा मैनी चिल्ड्रन, तो जिसके कारण मौत भी हुई थी ना बहुत सारे बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, द फिनोमिना was happened once in a century। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपके लिए भाई। The idea was come to him while playing in park। चलिए भाई, आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक बार इन क्वेश्चनों को रीड करो और रीड करने के बाद मुझे बताओ कि इन क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, हम मेन वर्ब का थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2 पॉइंट में हम ये डिस्कस किया था। एक बार फिर बता देता हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो दोनों रंग उड़ती है। दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा ट्रांसिटिव होते हैं, जिनके बाद आपने हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अब ये मेन वर्ब का थर्ड बेसिक पॉइंट है जो आपको सीखना और समझना है। एक बार इन 500 सेंटेंस को एक बार पढ़ो और इन 500 सेंटेंस को एक पढ़ के मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ भी इन सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, या आपके सामने जो लिखे गए सेंटेंस है क्या सही है या गलत है। मतलब कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करना भाई एक बार। देखिए भाई, सही और गलत बताने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ। आपके सामने 500 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन 500 सेंटेंस में जो वर्ब लिखी हुई है वो वर्ब एक्टिव फॉर्म में है पैसिव फॉर्म में है। तो पहले में ये पता चलेगा कि इन दोनों सेंटेंस में जो मतलब इन 500 सेंटेंस में जो लिखी गई वर्ब है नहीं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हो, किस फॉर्म में है भाई, किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। तो आपके सामने जो लिखे गए सेंटेंसेस है ना स्टूडेंट, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है पैसिव फॉर्म में है। पहली बात तो ये है। एक बार मैं उन वर्ब को वहां लिख दूं जिन वर्ब का हमने इन सेंटेंसेस का पैसिव बनाया है। क्या मैं उन वर्ब को एक बार यहां लिख दूं कि इनमें से कौन कौन सी वर्ब है जिनका हमें पैसिव बनाया है। कौन कौन सी वर्ब का पैसिव बनाया है? एक तो आपकी वर्ब है स्टूडेंट गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। एक हमें कौन सी वर्ब का पैसिव बनाया स्टूडेंट? एक्सपायर। और एक वर्ब कौन सी आपकी? डाई। एक कौन सी है? हैपन। एक कौन सी है स्टूडेंट? कम। तो मैंने एक लिखा स्टूडेंट गो, एक है कम, एक कौन सी है? एक्सपायर। और एक्सपायर के बाद कौन सी वर्ब स्टूडेंट? एक आपकी डाई। और डाई के बाद कौन सी भाई? हैपन। इन्हीं वर्ब का पैसिव बनाया होगा। ठीक है, अब मेरी जो छोटी छोटी बातें उन बातों को एक बार ध्यान से सुनना। अब 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बाकी उन क्वेश्चन का अपने आंसर बताना बड़े ईमानदारी के साथ। अगर मैं सबसे पहले गो की बात करूं स्टूडेंट, गो कैसी वर्ब होती है? गो डूइंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है। डूइंग का मतलब क्या होता है? डूइंग का मतलब होता है कि इस वर्ब का कोई ना कोई डूअर होता है या नहीं होता है। डूइंग का मतलब होता है इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई होगा या नहीं होगा।
होगा। तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि सर जो गो वर्ब होती है नी, ये हमारी कैसी वर्ब होती है, डूइंग। बहुत अच्छी बात है भाई, गो हमारी डूइंग वर्ब होती है। अगर मैं कम वर्ब की बात करूं भाई, कम वर्ब भी कैसी वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग, ये भी डूइंग वर्ब होती है, क्योंकि बेटा इस वर्ब का भी कोई ना कोई क्या होता है, डूअर होता है। अगर मैं एक्सपायर की बात करूं भाई, एक्सपायर कैसी वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग, हैपनिंग होता है। एक्सपायर का मतलब एक्सपायर करना नहीं होता, होना होता है। एक्सपायर चीजें होती है, करते थोड़ी है, है ना। तो डूइंग नहीं कैसी वर्ब है भाई, ये हैपनिंग वर्ब है, बहुत बढ़िया, ये भी हैपनिंग वर्ब है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं बेटा इस डाई वर्ब की, तो डाई का मतलब क्या होता है, डाई कैसी वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग, डूइंग, पहले डूइंग और हैपनिंग की बात चल रही है। डूइंग होती है, हैपनिंग होती है, डूइंग होती है। डूइंग मतलब ये देखना कि इस वर्ब से पहले जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या इस वर्ब का डूअर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस डिस्कस किया, मोहन डाइड बिफोर हिज फ्रेंड, तो डाइड से पहले मोहन यूज किया, तो डाई वर्ब का डूअर कौन है, मोहन है। तो आप खुद बताइए डाई कैसी वर्ब हुई, डूइंग या हैपनिंग। ना, वो मैं मीनिंग की नहीं बात कर, मैं यहाँ पर ये हम इतनी बात कर रहे हैं, वो बात मैं अभी डिस्कस करूंगा जो आप बोल रहे हो, मैं ये बात आगे डिस्कस करूंगा, इसके जस्ट बाद डिस्कस करूंगा। बस हमें इतना देखना है कि जो डाई वर्ब है ये डूइंग है या हैपनिंग है। एक अपने माइंड में इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लो। इफ जैसे आपने इसका सेंटेंस बनाया होगा कि मोहन गोज देयर, तो गोज वर्ब का डूअर कौन है, तो कैसी वर्ब होगी, गो, डूइंग वर्ब होगी भाई। उसी प्रकार से कम वर्ब से रिलेटेड एक माइंड में क्वेश्चन बना लो, दे केम हेयर, केम वर्ब के डूअर कौन हो गए, दे, कम कैसी वर्ब होगी, डूइंग। अब डाई एक्सपायर वर्ब से कोई भी क्वेश्चन बना लो, इट विल बी एक्सपायर सून, तो एक्सपायर डूइंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग होती है। डाई कैसी वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग, उसमें कोई डूअर होता है। डाई का मतलब मरना होता है, मारना होता है, मारना होता है, मरना, मरना, बहुत बढ़िया। तो ये भी कैसी वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग, ये भी हैपनिंग होती है। हैपन कैसी वर्ब होती है, ये तो हैपनिंग होती है। किसको, रीजन मैं भी बताऊंगा, अब सारी बातें, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े तो क्या समझ में आया, गो भी तुम्हारी डूइंग वर्ब है, कम भी डूइंग वर्ब है, लेकिन एक्सपायर, डाई और हैपनिंग कैसी वर्ब होगी, मतलब हमें ये देखना कि एक्सपायर का मतलब एक्सपायर करना होता है, होना होता है, अगर होना है तो हैपनिंग है। डाई का मतलब मरना होता है, मारना होता है, मरना होता है तो हैपनिंग है। उसके लिए डूअर हो सकता है, लेकिन हमें ये मीनिंग देखना पड़े। गो का मतलब क्या होता है, गो एक एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती नहीं होती है, और एक्शन वर्ब हमेशा क्या होगी, इस बात को मैं अभी लिखूंगा, बस इतना अभी मैंने ये बताया कि गो डूइंग है, कम डूइंग है, एक्सपायर, डाई और हैपन तुम्हारी हैपनिंग वर्ब है, क्योंकि हैपन तो हैपनिंग होगी। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर एक लिखूंगा, पहले लिख देता हूँ भाई, डाउट नहीं रहेगा। छोटी सी बात ये स्टूडेंट कि जो तुम्हारी डूइंग वर्ब होती है नहीं, कैसी वर्ब होती है, जो तुम्हारी डूइंग वर्ब्स होती है, वो वर्ब्स तुम्हारी ट्रांसटिव भी हो सकती है, डूइंग वर्ब तुम्हारी ट्रांसटिव भी हो सकती है, और डूइंग वर्ब तुम्हारे इंट्रांसटिव भी हो सकती है। मैंने क्या बोला है, जो डूइंग वर्ब होती है ये तुम्हारी ट्रांसटिव भी हो सकती है, और ये वर्ब तुम्हारी इंट्रांसटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो वर्ब तुम्हारी हैपनिंग होगी, कैसी वर्ब होगी भाई, हैपनिंग। हैपनिंग हमेशा कैसी वर्ब होती है, ट्रांसटिव होती है, इंट्रांसटिव होती है, वो तो हमेशा ही, वो तो हमेशा ही इंट्रांसटिव होती है, हैपनिंग तो हमेशा ही इंट्रांसटिव होती है। अगर तुम इस बात को ऐसे बोलना चाहो, ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, अगर इस बात को तुम ऐसे बोलना चाहो तो ऐसे भी सही रहेगा कि जो हमारी ट्रांसटिव वर्ब होती है, कैसी वर्ब होती है भाई, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो हमेशा ही क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी भाई, डूइंग। लेकिन जो वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव होती है, कैसी वर्ब होती है भाई, इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव कैसी वर्ब होगी, डूइंग या हैपनिंग, वो हैपनिंग भी हो सकती है और
हैपनिंग भी हो सकती है और क्या हो सकती है, डूइंग भी हो सकती है। और हाउ, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी जो डूइंग वर्ब है वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वही है, अगर उस वर्ब के बाद अगर आपको व्हाट या होम के रिप्लाई की जरूरत है तो डूइंग वर्ब कैसी वर्ब हुई, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव होगी। अगर व्हाट और होम का रिप्लाई की जरूरत नहीं है तो वो डूइंग वर्ब कैसी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव। सीधी सी फंडा है। अब देखो यहाँ पर गो कैसी वर्ब होती है, डूइंग वर्ब होती है। कम कैसी वर्ब होती है, डूइंग वर्ब होती है। एक्सपायर कैसी वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है। डाई भी तुम्हारी हैपनिंग होती है और हैपन तो तुम्हारी हैपनिंग होती है। हैपनिंग तो ये तो तुम्हारी हैपनिंग होती है। अब एक बात मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ये दोनों वर्ब है डूइंग, ये दोनों वर्ब कैसी हैं, डूइंग है। अगर ये दोनों डूइंग वर्ब है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये दोनों वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है? एक सेंटेंस अपने माइंड में बना लो, मोहन गोज डैश स्कूल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो स्कूल ऑब्जेक्ट है, क्या ये स्कूल ऑब्जेक्ट इस गोज वर्ब का बनेगा या इस प्रेपोजिशन का बनेगा? प्रेपोजिशन का बनेगा नहीं, मतलब कुल मिला के इस गोज के बाद कोई ना कोई क्या लिखनी पड़ेगी, प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। मोहन गोज टू स्कूल। तो क्या समझ में आया कि ये जो गो स्कूल ऑब्जेक्ट है ना, इस गो टू वर्ब टू प्रेपोजिशन के लिए यूज किया गया है। अगर टू के लिए यूज किया गया है तो भले ही गो तुम्हारी डूइंग वर्ब हो, लेकिन ये कैसे वर्ब होती है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव होती है। अब कम वर्ब की बात कर लेते हैं, अपने माइंड में क्वेश्चन बना लो, मोहन केम डैश स्कूल। वही बात है बेटा, क्या ये स्कूल है, यहां पर जो स्कूल ऑब्जेक्ट है, क्या ये स्कूल ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का बनेगा या इस कम वर्ब का बनेगा? आप खुद बताइए, केम वर्ब का बनेगा। तो हमें यहां पर किसकी जरूरत होगी, प्रेपोजिशन की। मोहन केम टू स्कूल या फ्रॉम स्कूल, आया ना? तो कुल मिला के बात ये कि हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो कम भी कैसे वर्ब होगी तुम्हारी, डूइंग। अगर डूइंग होगी तो ये वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? ये दोनों वर्ब आपके इंट्रांसिटिव है। ये दोनों वर्ब तुम्हारी कैसी है, इंट्रांसिटिव है। देख डूइंग है लेकिन इंट्रांसिटिव है। लेकिन आपके सामने जो तीनों वर्ब लिखी है, डूइंग है, हैपनिंग है, हैपनिंग है। और हैपनिंग वर्ब हमेशा ही क्या होती है, ये तो हमेशा इंट्रांसिटिव होती है। कुल मिला के बात ये समझ में आई हमें कि जो भी हमें यहाँ पर सेंटेंसेस में वर्ब यूज कर रखे हैं नहीं, ये सारे के सारे वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होती है। ये सारे के सारे भाई वर्ब इंट्रांसिटिव है। ये सारी सारी वर्ब कैसी है, इंट्रांसिटिव है। एक बात बताओ, जब आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, छोटी सी बात बताओ, जब आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से किस में चेंज करोगे, पैसिव में, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हो, सब्जेक्ट। एक बात और बताओ फिर, क्या इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है? नहीं आता। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किसको बनाओगे? रीजन समझ में आया? तो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी पैसिव बनता है? नहीं। ये मैंने आपको रीजन समझाया है, ये मैंने लॉजिक दिया है। अब मैं डायरेक्ट ये बात मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था कि भाई इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता, और आपके सामने जो 500 सेंटेंसेस लिखे नहीं, गलत है। मैंने इतनी बातों से मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव क्यों नहीं बनता, इसके पीछे रीजन क्या होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है भाई, आप जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हो, सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अगर आता ही नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंट्रांसिटिव वर्ब के कभी पैसिव बन सकते हैं? तो आपके सामने जो लिखे गए सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस सही है या गलत है? ये सारे के सारे सेंटेंस गलत है। ये सारे सारे सेंटेंस रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आपकी गो भी वर्ब इंट्रांसिटिव है, एक्सपायर भी इंट्रांसिटिव है, डाई भी इंट्रांसिटिव है, और हैपन भी इंट्रांसिटिव और कम भी इंट्रांसिटिव है। तो आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको इनको ट्रांसिटिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हैव गॉन। ये तो सबको पता होगा कि वो इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होता, वो इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो विल बी एक्सपायर्ड भी गलत हो गया, तो यहां पर विल एक्सपायर लिखो भाई, यहां पर लिखें विल एक्सपायर। तो यहां पर वर्ड डाइड को हटाए, ओनली डाइड लिखो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव ना रखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आंसर पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है स्टूडेंट, तो हैपेंड का हम क्या लिख देंगे भाई, हैपेंड का हम हैपेंड ही लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर वोज कम लिखा हुआ है, और कम की सेकंड फॉर्म स्टूडेंट केम होती है।
तो इन सब सेंटेंस से हमें ये बात समझ में आई कि इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता, इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता। एक और बात क्या समझ में आई कि जो आपकी डूइंग वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है? डूइंग। डूइंग वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है और डूइंग वर्ब है इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डूइंग वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है? बस ये देख लो कि उस डूइंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है नहीं, वो ऑब्जेक्ट उस प्रेपोजिशन का है या फिर उस वर्ब का है। अगर वो ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का है तो लिखेगी डूइंग वर्ब क्या होगी? ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव होगी। तो गो भी तुम्हारी डूइंग होती है और कम भी तुम्हारी डूइंग होती है, तो दोनों डूइंग तो है लेकिन कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव है। और हैपन तो हमेशा ही कैसी वर्ब होती है? वो तो इंट्रांसिटिव होती ही है, उसमें तो कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। तो इस बात को याद रखना है, ओनली, इस बात को आप नोट करके लिखना भाई, ओनली 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 ट्रांसिटिव verbs have passive form। आप सिर्फ कौन सी वर्ब के पैसिव बना सकते हो भाई? सिर्फ और सिर्फ है ट्रांसिटिव वर्ब के। आप ये कहानी वॉइस में भी आपको सीखनी पड़ती है। जब आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस आते हैं वॉइस के और उसमें इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उनके पैसिव कैसे बनाओगे? वहां पर उन वर्ब के तो पैसिव बनते नहीं, आपने कभी देखा होगा, उनके पैसिव नहीं बनते। नहीं, पैसिव किनके बनते हैं? जो लिखा गया स्टेटमेंट होता है उनके पैसिव बनते हैं। जैसे कहीं पर लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का पैसिव बनाओ, बन नहीं सकता भाई, इंट्रांसिटिव वर्ब है। पैसिव किसका बनता है? उसका बनता है लिखा है जो इंस्ट्रक्शन हो क्या है। जब किसी ने बोला कि वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे? यू आर एडवाइज्ड। क्वेश्चन पढ़े आपने कभी वो इसके? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ऐसे लिखना पड़ता है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते। आप ऑर्डर वर्ब का पैसिव बनाते हो, वहां पर एडवाइस वर्ब का पैसिव बनाते हो, वहां पर रिक्वेस्ट वर्ब का पैसिव बनाते हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता, बात ये ध्यान में रखनी कुल मिला के। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट क्या सीखने को मिला? डूइंग वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है और इंट्रांसिटिव भी। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वही मैकेनिज्म है। और हैपनिंग वर्ब हमेशा क्या होगी? इंट्रांसिटिव होगी। क्लियर भाई? बढ़े आगे चलिए। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। तीनों पॉइंट कौन कौन से थे? पहला पॉइंट हमें डिस्कस किया कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो दोनों रंग उड़ सकती है। दूसरा पॉइंट हमें मेन वर्ब में ये डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा ट्रांसिटिव होती है। और तीसरा पॉइंट हमें ये डिस्कस किया कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा इंट्रांसिटिव होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब के कभी पैसिव नहीं बनते। ये तीन पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने वर्ब के अंदर। अब आते हैं आपका, अब आते हैं भाई आपका कौन सा टाइप? अब आता है आपका भाई थर्ड टाइप। और जो थर्ड टाइप रहने वाला स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम भाई बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। थिंकिंग लिख दिया क्या? ये भी अजीब है, लिंकिंग वर्ब है ये। लिंकिंग वर्ब आ गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लिंकिंग वर्ब के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला आपका थर्ड पॉइंट भाई बेसिक का, लिंकिंग वर्ब। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि कौन कौन सी होती है हमारी लिंकिंग वर्ब? सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कॉमनली लिंकिंग वर्ब लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ कॉमनली लिंकिंग वर्ब लिखूंगा, बताएगा कोई? इज एम आर वोजवर, ये लिंकिंग वर्ब होती है। हाँ ये भी होती है। मतलब मैं सबसे पहले कुछ कॉमनली लिंकिंग वर्ब लिखूंगा, लिखना भाई। एक होती है भाई अपनी बी की फॉर्म, जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया कि सर इज है, एम है, वो आर है, वोज है, वर है। अगर आप इनको सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब के तरीके से यूज करते हो तो एक ऐसी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब होती है। एक होती है जितनी भी बी की फॉर्म होती है, उसके बाद बी के बाद याद रखना स्टूडेंट बिकम, बी के बाद बिकम, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक,
सेम, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, लुक, सीम, अपीयर, रिमेन, स्टे, टर्न, कीप, रीच, ट्रू। तो आपके लिए मैंने कुछ कॉमनली लिंकिंग वर्ब्स लिखी हैं, और सबसे पहले मैं इन लिंकिंग वर्ब को लिखने के बाद आपको सबसे पहले डिफरेंस समझाऊंगा क्लास में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब। पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, लिंकिंग और एक्शन वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लिंकिंग और एक्शन वर्ब के बीच में डिफरेंस समझेंगे। देखो भाई, तो सबसे पहले हम लिंकिंग और एक्शन वर्ब के बारे में डिफरेंस समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन शाह ए पुलिसमैन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, मोहन वाज ए पुलिसमैन। एक बात बताइए भाई मुझे, इन दोनों सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, पुलिसमैन लिखा है। दोनों सेंटेंस में क्या लिखा है, पुलिसमैन। अब देख सकते हो इन दोनों सेंटेंस में एक वर्ब लिखी है, यहां पर लिखी है सी की सेकंड फॉर्म सो, और हमने यहां पर लिखी है बी की सेकंड फॉर्म वोज। बी की सेकंड फॉर्म क्या लिखी है, वोज, वहां पर सी की सेकंड फॉर्म क्या लिखी है, सो। यहां पे जो सो वर्ब है स्टूडेंट, ये एक एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन वर्ब का परफॉर्मर और डूअर कौन है, मोहन है। यहां पर सो करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, मोहन, और जो दिखाई पड़ रहा है वो कौन है, पुलिसमैन। मतलब दोनों व्यक्ति सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग हों तो यहां पर जो पुलिसमैन लिखा गया है ना, ये पुलिसमैन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर पुलिसमैन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखने वाला कौन है, मोहन, दिखाई पड़ने वाला कौन है, पुलिसमैन। तो दोनों व्यक्ति सेम हुए, अलग अलग हुए, अलग अलग। अगर अलग अलग हुए तो यहां पर जो पुलिसमैन लिखा गया ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब यहां पर वोज लिखा हुआ है, यहां पर जो पुलिसमैन है और मोहन है, दोनों पर्सन सेम है या अलग अलग हैं, सेम पर्सन है। जो मोहन है वही कौन था, जो पुलिसमैन था वही कौन था, मोहन। दोनों व्यक्ति सेम हुए, अलग अलग हुए, सेम हुए। अगर सेम हुए तो हम इसको अब ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा पॉइंट ये भी है जो हमें क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा पहले, कि जो हमारी बी की फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म। अगर बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वो उस प्रकार की कैसी वर्ब होती है भाई, वो लिंकिंग वर्ब होती है, बोलो। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके रेफरेंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा रेफरेंस होते हैं सब्जेक्ट के। इस बात को तुम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक बार फिर, अगर कल आपसे कोई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस पूछे तो याद रखना, अगर उस सेंटेंस में उस वर्ब का परफॉर्मर और रिसीवर दोनों पर्सन क्या हो, अलग अलग हो, तो याद रखना कि वर्ब के बाद जो लिखा गया वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड क्या होंगे, सेम होंगे, तो समझ आना कि उस वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर पुलिसमैन है ऑब्जेक्ट और यहां पुलिसमैन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहां पर दोनों पर्सन सेम थे, अलग अलग थे, अलग अलग थे। और यहां पर दोनों पर्सन क्या थे, सेम थे। अगर सेम थे तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, और वो वहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझ में आया ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगला पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैन
द मैन टेस्टेड द डिलीशियस फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। पहले मुझे ये बताओ भाई, इन दोनों सेंटेंस में वर्ब सेम है या अलग अलग है? इन दोनों सेंटेंस में जो मैंने वर्ब यूज किया वो सेम वर्ब यूज किया, अलग अलग वर्ब यूज किए? सेम है। यहां पे भी टेस्ट की कैसी फॉर्म है भाई? सेकंड फॉर्म है टेस्टेड। और यहां पे भी टेस्ट की कैसी फॉर्म है भाई? सेकंड फॉर्म है टेस्टेड। यहां पे जो टेस्टेड वर्ब है स्टूडेंट, ये टेस्टेड वर्ब एक्शन वर्ब है, लेकिन यहां पे जो टेस्टेड वर्ब है स्टूडेंट, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है और वो एक्शन वर्ब है। आपके माइंड में आएगा सर आप इस बात को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? पहला पॉइंट देखो भाई, क्या इस टेस्ट वर्ब का डूअर कौन है? मैन है। अगर टेस्ट वर्ब का डूअर मैन है तो ये कैसे वर्ब हो गई? एक्शन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टेस्ट वर्ब का डूअर फूड हो सकता है? क्या फूड कभी टेस्ट कर सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नमकीन चावल ने राजमा चावल को टेस्ट कर लिया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। टेस्ट वर्ब का डूअर फूड नहीं हो सकता। अगर फूड नहीं हो सकता इस वर्ब का डूअर, तो ये एक्शन है, लिंकिंग है। तो दोनों सेंटेंस में वर्ब सेम यूज किया है। यहां पर टेस्ट एक्शन वर्ब है, यहां पर टेस्ट लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो यहां पर डिलीशियस वर्ड लिखा है, डिलीशियस वर्ड ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है? आप बताओ, ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर ये एक्शन वर्ब है तो डिलीशियस फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है? तो यहां पर डिलीशियस वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, वहां पर डिलीशियस फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पर जो वर्ब लिखी है, नहीं बस ये देख लो, क्या इस वर्ब का डूअर मैन है? अगर मैन है तो कैसे वर्ब है ये? एक्शन। क्या यहां पर टेस्ट वर्ब का डूअर फूड हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये क्या है? उस वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट तो कैसी वर्ब हो गई? लिंकिंग। एक तो ये तरीका है, एक है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका भी इसको समझने का कि कौन सी वर्ब एक्शन और कौन सी वर्ब लिंकिंग है। इसमें जो वर्ब यूज की गई है नहीं, उसको बी की फॉर्म के साथ रिप्लेस कर दो। किसकी फॉर्म के साथ? बी की फॉर्म के साथ। अब जैसे कि यहाँ पर टेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या यूज की है? टेस्टेड यूज की है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोज और वर। और मैन के अकॉर्डिंग वोज आएगा वर आएगा? बोलो वोज। आप देखो इसको रिप्लेस करके देखो, और यहां पर फूड के अकॉर्डिंग वोज आएगा वर आएगा? तो कहां पर मीनिंग लॉजिकल है? द मैन वॉज डिलीशियस फूड, मीनिंग लॉजिकल है इलॉजिकल है? द मैन वॉज डिलीशियस फूड, मीनिंग लॉजिकल या इलॉजिकल? इलॉजिकल है। अगर इलॉजिकल मीनिंग है तो टेस्ट कैसे वर्ब होगी? एक्शन होगी। अब यहां पर देखो, द फूड वॉज डिलीशियस, मीनिंग लॉजिकल या इलॉजिकल? अब यहां पर टेस्ट कैसी वर्ब होगी? तो अगर आपने कब इन आपके सामने जो वर्ब्स लिखे हैं नहीं, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्शन वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के दो मैकेनिज्म है। पहला तरीका ये है कि सेंटेंस में जो वर्ब लिखी गई है, आप ये देखो क्या उस वर्ब का डूअर वो सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट है उस वर्ब का डूअर, तो वो लिखी गई वर्ब क्या है? एक्शन है। अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वर्ब एक्शन है लिंकिंग है? लिंकिंग है। दूसरा पॉइंट अब लिखी गई वर्ब को बी की फॉर्म के साथ क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। अगर रिप्लेस करने के बाद अगर मीनिंग आ जाए सेंसिबल, मीनिंग क्या आ जाए? सेंसिबल मीनिंग आ जाए, तो समझ जाना कि वो कैसी वर्ब है? लिंकिंग। अगर मीनिंग सेंसिबल नहीं है, नॉनसेंस मीनिंग है, तो वो कैसी वर्ब है? एक्शन। ठीक है। अब इससे और क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि इनमें से कुछ ऐसी वर्ब है, इनमें से कुछ ऐसी वर्ब है जो लिंकिंग तो है ही, लेकिन लिंकिंग के साथ साथ कौन सी वर्ब होती है? वो एक्शन भी होती है। मतलब आपके सामने जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं, इनमें से कुछ ऐसी वर्ब है जो दोनों रंग उठ सकते हैं। दोनों रंग का मतलब आप उनको लिंकिंग वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हो और एक्शन वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हो। और कौन कौन सी वर्ब है मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं, जो दोनों रंग उड़ सकते हैं। दोनों रंग का मतलब ये है कि आप उनको एक्शन और लिंकिंग दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए भाई कौन कौन सी वर्ब है वो, तो अंडरलाइन कर देता हूं वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं। देखिए, गेट, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर। हियर नहीं होती, उसके बाद लिखना भाई टर्न,
कीप, रीच, टू, साउंड। आपके सामने जो मैंने वर्ब अंडरलाइन की है, नहीं अंडरलाइन की है, ये वर्ब लिंकिंग तो होती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ साथ ये कैसी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब के साथ साथ कैसी वर्ब होती है? एक्शन। अब जो वर्ब मैंने अंडरलाइन नहीं की है, ये वर्ब हमेशा क्या होती है? लिंकिंग होती है। कैसी वर्ब होती है? लिंकिंग। लेकिन जो वर्ब मैंने अंडरलाइन की है, लिंकिंग वर्ब के साथ साथ कैसी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, भाई लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूं भाई, अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, मैं हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे स्टूडेंट, लिंकिंग वर्ब। आपके लिए मैंने कुछ कॉमनली लिंकिंग वर्ब लिखी है। इन दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कुछ ऐसी वर्ब होती इन दोनों सेंटेंस से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर सेंटेंस में हम एक्शन वर्ब लिखेंगे तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है, अगर उस वर्ब का जो परफॉर्मर है, जो डूअर है, और जो रिसीवर है, दोनों पर्सन अगर अलग अलग हैं तो समझ जाएंगे कि उस वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर उस वर्ब के बाद जो लिखा गया वर्ड है, अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर वही मोहन है और वही पुलिसमैन है, तो हम समझ जाएंगे कि लिखा गया वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आई? ये डिस्कस किया। इन दोनों सेंटेंस से में क्या सीखने को मिला? इन दोनों सेंटेंस से में ये सीखने को मिला कि इनमें से कुछ ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन के लिंकिंग के साथ साथ कैसी वर्ब होती है? एक्शन होती है। जो वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है भाई, ये वर्ब क्या है? एक्स। लिंकिंग के साथ साथ कैसी वर्ब है? एक्शन है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, और एक सीरियल मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा आपके सामने में। चलिए मैं पहले 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर देखो क्या सीखना हमने। पहला सेंटेंस आपके लिए, द न्यूज वॉच अपीयर्ड सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, द न्यूज वॉज अपीयर्ड ऑन ऑल चैनल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, you should be remained silent in the party। ये भाई सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, they were looked happy in the meeting। they were looked happy in the meeting। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। You would be stayed चलिए भाई 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं, एक बार आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है भाई, आपके सामने जो लिखे गए सेंटेंसेस है ये एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है? बहुत बढ़िया भाई, ये लिखे गए सेंटेंस एक्टिव में नहीं पैसिव में है।
वही बात है। लिखे गए सेंटेंस भाई एक्टिव फॉर्म में नहीं पैसिव फॉर्म में है। अगर लिखे गए सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में नहीं पैसिव फॉर्म में है, एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन सेंटेंस में हमें कौन कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? आप बोलोगे सर एक तो हमें इस सेंटेंस में वर्ब यूज कर रखी है अपीयर, कौन सी भाई? अपीयर। और एक वर्ब यूज कर रखी है बेटा यहां पर रिमेन। एक कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? लुक। और एक कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? स्टे। आपके सामने 4 वर्ब यूज कर रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सामने जो वर्ब लिखी गई है ये वर्ब कैसी वर्ब होती है? एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है? आपके सामने जो लिखी वर्ब है एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, दोनों होती है? एक्शन होती है, लिंकिंग होती है, ये दोनों होती है? ये रही अपीयर, ये रही बेटा लुक वर्ब, और एक ये रही स्टे, और एक वरी रिमेन। क्या समझ में आया कि आपके सामने जो लिखी गई वर्ब से सारी सारी वर्ब कैसी है? लिंकिंग है। ये सारी सारी वर्ब्स भाई लिंकिंग है। अब एक मैं छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा आपके साथ, आगे वर्ब लिंकिंग है, एक छोटी सी बात और बताओ, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। आप देखो अभी आपको ये इंपॉर्टेंट बात लगी कि इंपॉर्टेंट बात क्यों थी समझानी, क्योंकि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि भाई लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। एक बात बताओ, जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन क्या लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? नहीं आता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो क्या फिर लिंकिंग वर्ब के पैसिव बनाने संभव है? बोलो बोलो, लिंकिंग वर्ब के पैसिव बनाने संभव है? नहीं है। तो इन सभी वर्ब को आपने किस में चेंज करना पड़ेगा? एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो इनको हम किस में चेंज करेंगे? एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में चेंज करो भाई। तो इससे क्या और समझ में आया? इससे ये समझ में आया, जिस प्रकार से इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के भी पैसिव नहीं बनते। दूसरा पॉइंट हमें यह सीखने को मिला कि जिस प्रकार से इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के भी क्या नहीं बनते? पैसिव नहीं बनते। तो यहां पर अपीयर नहीं, हमें अपीयर्ड ही लिखना पड़ेगा, वो को हटाना पड़ेगा। तो यहां पर अपीयर्ड लिखिए स्टूडेंट, और यहां पर जो शुड बी रिमेन्ड लिखा हुआ है ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमें यहां पर लिखना चाहिए शुड रिमेन, हाँ या ना? यहां पर हमें शुड रिमेन लिखना चाहिए। और यहां पर जो वर लुक लिखा हुआ है इसको भी, ये भी गलत हो गया, तो वर को हटाकर ओनली लुक का यूज कीजिए। और वुड बी स्टेड जो लिखा हुआ है ये भी गलत है, हमें यहां पर लिखना चाहिए वुड स्टे। तो जिस प्रकार से इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के पैसिव भी नहीं बनते। पॉइंट समझ में आया भाई सबको? ये क्लियर है? तो इस बात का ऐसे लिख सकते हो भाई, डोंट मेक द या डोंट बिकम द पैसिव ऑफ लिंकिंग वर्ब एज वेल एज इंट्रांसिटिव वर्ब, कि जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते भाई उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनते। इस बात को ध्यान में रखना। और देखो भाई लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, और लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड हमारे एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ भाई। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ने पूछे हैं, 2025 में पूछे थे, अगर पुराने सेट लगाओगे देखोगे नहीं। अभी जो हमें कंसेप्ट डिस्कस करूंगा लिंकिंग वर्ब का, ऐसे क्वेश्चन भी 2025 में पूछ रखे। अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे नहीं, किसी भी किताब में से देखोगे, पिनाकल की किताब हो या किरण की किताब हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन होते हैं देखो भाई। अब आगे बार लिंकिंग वर्ब का कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी हु सेकंड क्वेश्चन है, इट इज आई होम, इट इज आई होम, होम दे ट्रस्ट,
क्वेश्चन नंबर 3, इट वाज हिम who trusted क्वेश्चन नंबर 4, इट वाज सी that they help there। चलिए भाई, ये 2-4 क्वेश्चन है, एक बार इन क्वेश्चन के आंसर बताओ। इस कंसेप्ट से बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या आना चाहिए क्वेश्चन में, क्या आना चाहिए? आएगा। कभी क्वेश्चन किया आपने? ऐसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन लिंकिंग वर्ब के, तो यहाँ पर इट इज आएगा। क्यों आएगा बस मुझे ये बता दो, बस इसका रीजन लॉजिक बता दो, इसके पीछे लॉजिक क्या। कल आपको लॉजिक पूछा जाएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि हमें यहाँ पर ऐसा क्यों लिखना चाहिए। समझे लॉजिक क्या है? देखो भाई, लॉजिक ये होता है, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इट। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, इट कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होता। क्या मेरी बात से सहमत हो? इट कभी रियल सब्जेक्ट नहीं होता। इट हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और ये हमेशा किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर रहा है बेटा हु को। किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है? हु को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा गया है। क्या मेरी बात से सहमत हो यहाँ तक? अगर ये इट हु को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब जो इट है वो इट किसके इक्वल हो गया? तो आप बोलो सर इट इक्वल हो गया हु के। यहाँ तक भी सहमत हो आप? इट किसके इक्वल हो गया? हु के। आगे कहानी देखो, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं इज वर्ब की, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? अगर मेन वर्ब है तो कैसे वर्ब है? आप बोलो सर ये लिंकिंग वर्ब है। क्या यहाँ तक भी सहमत हो मेरी बात से? और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मी क्या है? मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है? ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में डिस्कस किया कि लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। एक छोटी सी बात और बताओ, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही किसके रेफरेंस होते हैं? सब्जेक्ट के। रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो इट है वही कौन है? मी है। जो मी है वही कौन है? इट है। इसे ये तो डिस्कस किया था। जो पुलिसमैन है वही कौन है? जो मोहन है वही कौन है? बात समझ में आएगी ना? जो मोहन था वही पुलिसमैन था, जो पुलिसमैन था वही मोहन था। अब बात इस पे, जो इट है वही कौन है? जो मी है वही कौन है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इट है वो इट किसके इक्वल हो गया? मी के। इट किसके इक्वल है? हु के। इट किसके इक्वल है? अगर इट हु के भी इक्वल है और इट मी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब हु किसके इक्वल होना चाहिए? हु किसके इक्वल होना चाहिए? मी के इक्वल होना चाहिए। सहमत हो? अगर इट हु के भी इक्वल है, इट मी के भी इक्वल है, तो हु किसके इक्वल होना चाहिए? भाई हु इक्वल होना चाहिए मी के। लेकिन जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए और पता भी होगा कि जैसे एक और होता है स्टूडेंट हु, और एक कौन होता है? हुम। एक कौन होता है? विच। और एक कौन होता है? दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर आपने कभी प्रोनाउंस पढ़े हो, है ना। जो हु होता है इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। सहमत हो? हुम का हम यूज करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट के तौर पर। जो विच होता है इसको आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। और दैट के बेटा यही सीन रहता है कि हम दैट को भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सेंटेंस में हु लिखा हुआ बेटा, तो हु सेंटेंस में कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट। तो ये वर्ड क्या है? सब्जेक्ट है।
और दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। और दोनों इक्वल तब हो सकते जब ये वर्ड भी क्या बने आपका, और ये सब्जेक्ट तभी है बेटा जब मी नहीं यहां पर क्या लिखे। तो क्या लॉजिक समझ में आया, क्या लॉजिक समझ में आया भाई सबको, कि इसके पीछे कहानी क्या होती है, रीजन क्या होता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करो आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करो। हेल्प यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये हेल्प्स नहीं, यहाँ पर हेल्प लिखना चाहिए था। ये रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूं, ये हेल्प्स नहीं हेल्प आना चाहिए था। ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने क्वेश्चन बनाते हुए, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, सेकंड वाले का। ये आई के लिए यूज किया गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करना वर्ब के साथ। एंटीसीडेंट ऑन है सॉरी, एंटीसीडेंट यहाँ पर आई है, आई को हम रिलेट करने लग रहे हैं हेल्प के साथ, तो आई के साथ हेल्प आता है, हेल्प्स नहीं आता। थोड़ा क्वेश्चन बनाते हुए ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ बेटा। इट इज आई होम दे ट्रस्ट मोस्ट, सही है। चलिए एक बात बताओ भाई, इट कैसा सब्जेक्ट होता है, बात समझ में, इट कैसा सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी। अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये, तो ये किसको इंट्रोड्यूस करने लग रहा है, किसको इंट्रोड्यूस करने लग रहा है, होम को। तो वही कहानी है, अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इट इंट्रोड्यूस करने लग रहा है होम को, तो इट किसके इक्वल हुआ भाई, इट इक्वल हुआ होम के। बात समझ में आई। अब यहां पर इज कैसी वर्ब है, अब सर इज यहां पर वर्ब है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जो आई लिखा है नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसके रेफरेंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट रेफरेंस होते हैं सब्जेक्ट के। किसके रेफरेंस होते हैं भाई, सब्जेक्ट के। जो इट है वो किसके इक्वल हुआ, इट आई के इक्वल हुआ, इट आई के इक्वल हुआ। इट होम के भी इक्वल है और इट आई के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो होम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। और जैसे कि सबको पता है कि होम सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है भाई, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट तभी संभव है जब यहाँ पर आई नहीं क्या लिखे, में लिखे। ये भाई रीजन समझाया मैंने, लॉजिक समझाया, इसके पीछे लॉजिक ये होता है। और अगर आप एग्जाम में इसको विद इन सेकंड में निपटाना चाहते हो तो बस ये देखो, ये हो क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, होम क्या होता है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे। उसी प्रकार से हो क्या होता है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई। अगर पेपर में इसको विद इन सेकंड में निपटाना, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इतनी रामायण लिखे भाई, ये रामायण हमेशा लिखी जाती है सिर्फ क्लास के अंदर समझाने के लिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन पेपर में तो आपने ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने भी बताया है। आप अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर ऊपर में आप क्या बोल रहे हो, दे ट्रस्ट मोस्ट की क्या होगा, दैम कैसे होगा भाई, ऑब्जेक्ट यही काम करेगा नहीं ऑब्जेक्ट का। आपको समझ में नहीं आया, आप ये बोलोगे सर ट्रस्ट के बाद दैम आएगा, ऐसा नहीं आएगा भाई। देखिए ये स्टूडेंट दैम बोल रहा है, दैम कैसे आएगा, ट्रस्ट ऑलरेडी वर्ब है, वर्ब से पहले क्या लिखेंगे, और हमें इस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ का। इट इज वो सी दैट दे हेल्प देयर। अब देखो भाई, हु और हु वाले आसान होते हैं कि हु सब्जेक्ट होता है और होम है ऑब्जेक्ट होता है। दैट तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद वाला सेंटेंस आपको देखना पड़ता है। अब जैसे यहां पर दे क्या है, आप बोलो सर दे यहां पर सब्जेक्ट है, दे यहां पर क्या है, हेल्प यहां पर क्या है, तो इस वर्ब का क्या नहीं है, इस वर्ब का क्या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम दैट को क्या मान लेंगे, अगर इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहां पर सी आना चाहिए, हर आना चाहिए। ये कहानी हु और होम का होता है फिक्स कि हु सब्जेक्ट होता है और होम ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और
ऑब्जेक्ट भी होता है। बस आगे वाला सेंटेंस आपको देखना पड़ता है। अगर उस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर उसको दैट को क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट। अगर हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखा होता तो फिर दैट को क्या मानते, सब्जेक्ट मानते, और वहां पर हमें क्या लिखना पड़ता, सी। मेरी बात समझ में आई आपको? इसका तो बेटा सीधा सिंपल फंडा है कि होम ऑब्जेक्ट हो तो इसको भी ऑब्जेक्ट लिखो, हु सब्जेक्ट हो तो इसको भी सब्जेक्ट लिखो, हु सब्जेक्ट हो तो इसको भी सब्जेक्ट लिखो। दैट वाला मामला थोड़ा अलग होता है। दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हमें आगे वाला सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि दैट सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। बस ये देखना है कि यहां पर जो वर्ब लिखी है, इस वर्ब का अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर दैट क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखा होता तो फिर दैट को क्या मानते, सब्जेक्ट मानते। ये कहानी है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई भाई? क्या ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में कर लोगे? बोलो, क्या एक क्वेश्चन और डिस्कस करूं? इट इज मी दैट it is me that studies in this academy। बस इतना बता दें पर दैट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सारा खेल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही है। इट इज मी दैट स्टडी इन दिस एकेडमी, कैसे बता सब्जेक्ट है? बस दैट के बाद वाली लाइन देखो, स्टडी वर्ब होगी भाई। क्या इस वर्ब के से पहले कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो दैट को क्या मानेंगे? अगर इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो फिर यहाँ पर मी लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। इट इज आई दैट स्टडी इन दिस एकेडमी। मेरी बात समझ में आई सबको भाई? बड़े आगे अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट भाई इसका। अब थोड़ा समझदारी का परिचय देकर आंसर बताना है, बिल्कुल समझदारी का। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। पहला सेंटेंस है, राम वॉज हैप्पी when someone good news। क्वेश्चन नंबर सेकंड, he was alert all the night despite being tired। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नेट वेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। एक बार ये देख लेना कौन से पेपर में क्वेश्चन आया था, किस साल में आया था, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बार नेट पे सर्च करना अगर फोन हो तो आपके पास। नहीं है आपके पास। सी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर हर मैरिज इन ए रिच फैमिली। कौन से पेपर में आया था, किस सन में आया था ये? अब इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं भाई। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Ram was happy when someone gave him the good news, or he was alert all the night despite being tired, or she was unhappy even after her marriage in his family। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर कुछ समझ में आ रहा था एक बार क्वेश्चन का आंसर बताओ।
कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए एक बात बताओ, अगर बेटा इतना सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस सही है गलत है कि राम वाज हैप्पी, राम खुश था, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन जब इस सेंटेंस को आगे पढ़ोगे, अब ये नहीं जाएगा यार, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अभी, हो जा भाई बैक, हो गया चलो। राम वाज हैप्पी, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होता है, सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन जब इस सेंटेंस को आगे पढ़ोगे, व्हेन समवन गेव हिम द गुड न्यूज, कि किसने इसको क्या दिया, अच्छा न्यूज दिया। अगर किसने इसको अच्छा न्यूज दिया तभी राम क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो अगर किसने इसको अच्छा न्यूज नहीं दिया होता तो राम पहले क्या था, हैप्पी था, अनहैप्पी था? अगर ये सेंटेंस इतना लिखा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि राम खुश था, बिल्कुल खुश था। खुश कब था, व्हेन समवन गेव हिम द गुड न्यूज। व्हेन के साथ जो लिखा गया क्लोज होता है, टाइम क्लोज होता है, याद है क्या? ये टाइम है बेटा इस एक्शन का, टेंस में पढ़ा था नहीं, ये टाइम है इस एक्शन का। तो मतलब क्या हुआ कि जब किसी ने इसका अच्छा न्यूज दिया तभी राम क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आया कि पहले राम खुश नहीं था, पहले राम खुश नहीं था। तो इस सेंटेंस के थ्रू बेटा हम किसको रेफर कर रहे हैं, इस सेंटेंस के थ्रू हम रेफर करने लग रहे हैं चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द, हम राम की आई हुई स्टेट में चेंज को रेफर करने लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है, राम की आई हुई स्टेट में चेंज को रेफर करने लग रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब तो समझ गए होगे। अगर तुम इस सेंटेंस को अगर पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे कि राम वॉज हैप्पी, राम खुश था, अगर सेंटेंस इतना होता है बिल्कुल सही है। लेकिन सेंटेंस को आगे पढ़ोगे कि व्हेन समवन गेव हिम द गुड न्यूज, कि जब किसने उसको अच्छा न्यूज दिया उसके बाद राम क्या हो गया था, खुश हो गया था। अगर राम खुश हो गया तो इसका मतलब क्या कि राम पहले खुश था या मतलब हैप्पी था, अनहैप्पी था, अनहैप्पी था। तो अगर पहले राम अनहैप्पी था और किसने इसको अच्छा न्यूज दिया उसके बाद राम हो गया खुश, तो हम यहाँ पर किसको रेफर करने लग रहे हैं बेटा, चेंज इन द स्टेट। तो चेंज इन द स्टेट के लिए हम बेटा वॉज का यूज मत करना कभी भी, चेंज इन द स्टेट के लिए बेटा कभी वॉज का प्रयोग मत करना। अगर हम कभी भी चेंज इन द स्टेट की बात करेंगे, किसकी बात करें बेटा, चेंज इन द स्टेट की बात करेंगे, तो कौन कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेटा। चेंज इन द स्टेट को रेफर करते हैं तो उस केस में हम कौन कौन सी वर्ब यूज करते हैं बेटा, एक हम यूज करते हैं यहाँ पर वर्ब बेटा बिकम, कौन सी यूज करते हैं, बिकम वर्ब यूज करते हैं। और कौन सी वर्ब यूज करते हैं बेटा, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पे निकाल देता हूँ। कौन कौन सी वर्ब आएगी बेटा यहाँ पर, कौन सा होता और नहीं, हम यहाँ पर चेंज इन द स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं, किसी और चीज को रेफर करने लग रहे हैं, चेंज इन द स्टेट को रेफर करने लग रहे होगे। तो चेंज इन द स्टेट के लिए हम बिकम थोड़ी यूज करेंगे, चेंज इन द स्टेट के लिए हम तो यूज करते हैं बेटा टर्न, टर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टर्न्ड, ठीक है। एक चेंज इन द स्टेट के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, एक हम वर्ब यूज करते हैं भाई, क्या नाम है, क्या नाम था उस वर्ब का, है क्या, पीछे लिखी रखी है, ध्यान नहीं दिया, एक बार देख लेता हूं। एक तो हम टर्न वर्ब यूज करते हैं, एक कौन सी वर्ब यूज करते हैं चेंज इन द स्टेट को रेफर करने के लिए, एक हम यूज करते हैं भाई कीप, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, कीप वर्ब यूज करते हैं, कीप लिख सकते हैं भाई, आगे थोड़ा आगे निकालेंगे। एक वर्ब यूज की जाती है कीप, कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केप्ट, कौन सी होती है, केप्ट। तो राम टर्न्ड हैप्पी व्हेन समवन गेव हिम द गुड न्यूज, या राम केप्ट हैप्पी व्हेन समवन गेव हिम द गुड न्यूज। तो या तो टर्न वर्ब यूज करो या फिर कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट वर्ब यूज करो ना, वो मतलब होता है। लेकिन इसका हम चेंज इन द स्टेट को रेफर करने के लिए भी करते हैं, स्टेट मतलब अवस्था में हाई हुए चेंज को रेफर करने के लिए करते हैं। जैसे एक वर्ब होती है मतलब रिमेन वर्ब नहीं होती, रिमेन नहीं होती, रिमेन बेटा हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, जैसे ही वाज अलर्ट ऑल द नाइट डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो तो सेंटेंस सही है गलत है, ही वाज अलर्ट ऑल द नाइट, सेंटेंस सही है कि वो सारा रात क्या रहा, अलर्ट रहा। अगर तुम आगे लिखो डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके हुए होने के बावजूद, अगर कोई इंसान थक जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन थकने के बाद भी ये इंसान सारी रात क्या रहा, अलर्ट रहा। तो हम यहाँ पर चेंज इन द स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी मतलब हम कॉन्टिन्यू इन स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं, कॉन्टिन्यू इन स्टेट,
तो स्टेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, इसने अपनी स्टेट को क्या रखा, कंटिन्यू ही रखा। तो कंटिन्यू इन स्टेट के लिए हम बेटा इसके लिए भी वॉज नहीं यूज करते, इसके लिए हम या तो यूज करते हैं रिमेन, रिमेन की सेकंड फॉर्म क्या हुई, रिमेन्ड। स्टे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टेड। हाँ ये थोड़ा गलत हो गया, और कैप्ट यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम कौन कौन सी यूज करें बेटा, टर्न, टर्न के बाद कौन सी यूज करेंगे, गोट, क्या यूज करेंगे, गोट। और कौन सी वर्ब यूज करेंगे, टर्न हो गया, गोट हो गया, इन वर्ब का यूज करेंगे। और कॉन्टिन्यूटी और सॉरी कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिमेन, स्टेड और कीप। अब ये बताओ, ये पेपर में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। She was unhappy even after her marriage in a rich family। हम इस सेंटेंस के थ्रू कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं, चेंज इन द स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं। एक बात बताओ भाई, छोड़ो सारी बातों को, अगर सेंटेंस इतना लिखा होता तो सेंटेंस सही था गलत था, शी वॉज अनहैप्पी, क्यों खुश नहीं थी। उसके बाद इवन आफ्टर हर मैरिज इन ए रिच फैमिली, मतलब इवन आफ्टर का मतलब हो गया कि रिच फैमिली में शादी होने के बावजूद, अगर शादी होने के बावजूद भी क्या रही, अनहैप्पी रही, और पहले भी क्या थी वो, अनहैप्पी। तो क्या इसकी स्टेट में कोई चेंज हुआ, अगर स्टेट में चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पर किसको रेफर करने लग रहे हैं, चेंज इन द स्टेट या कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट। तो उसकी स्टेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं भाई, अगर स्टेट में चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक अपनी तरफ से कोई वर्ब यूज कर लो, क्या यूज करेंगे बेटा, क्या मैं यहाँ पर रिमेंड का यूज कर सकता हूँ, बताइए आप, बोलो। तो पेपर में क्वेश्चन है, किस सन में मुझे ये नहीं पता। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम कभी भी चेंज इन द स्टेट को रेफर करेंगे तो उन वर्ब का यूज करना भाई, अगर कंटिन्यूटी इन स्टेट को रेफर करेंगे तो इन वर्ब का यूज करना। बात समझ में आई मेरी, क्लियर यहाँ तक। चलिए, एक आपने देखा होगा कि कई बार जो टीचर होता है नहीं क्लास में भी, आपने मल्टीपल टाइम सुना भी होगा, शायद पढ़ा भी होगा, कि कई बार टीचर बोलता है क्लास के अंदर कीप साइलेंट, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया कभी टीचर ने क्लास के अंदर कि कीप साइलेंट। कीप साइलेंट क्यों बोलता है, टीचर कभी भी बी साइलेंट नहीं बोलता, वो हमेशा ही कीप साइलेंट बोलता है। इसके पीछे क्या वजह होती है कि टीचर ने कीप साइलेंट यूज करना पड़ा, बी साइलेंट गलत हो गया, इसके पीछे वजह क्या होती है, कोई लॉजिक बताओगे मुझे कि हमेशा वहां पर टीचर कीप साइलेंट बोलता है, हमेशा बी साइलेंट नहीं बोलता। और बी साइलेंट क्यों नहीं बोलना चाहिए, कीप साइलेंट ही क्यों बोलना चाहिए, इससे क्या रीजन है, एक बात बताओ। वहां पर एक जैसे मान लो कि जब टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बिल्कुल सारे शांत होके सुन रहे थे, बिल्कुल शांत होके, और मान लो किसी का कॉल आ गया टीचर के पास, तो टीचर थोड़ा क्या नाम है, कॉल पे बात मतलब फोन पे बात करने लगा, तो स्टूडेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर उस के लिए टीचर यूज करता है कीप साइलेंट। कीप साइलेंट का मतलब ये है कि वहां पर जो टीचर है ना, टीचर वहां पर आपको क्या चाहता है, टीचर वहां पर कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट को चाहता है या फिर चेंज इन द स्टेट को चाहता है, कॉन्टिन्यू, मतलब पहले तुम साइलेंट थे नहीं, अभी भी क्या रहो, साइलेंट रहो। तो वहां पर जो टीचर है वो कॉन्टिन्यूटी इन साइलेंट की बात करता है, इसलिए जो बी साइलेंट होता है वो भी क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। कई बार आपने कभी सुना होगा कि जैसे मान लो तुम रूम में आ गए, मेरे रूम में आ गए, मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूं, तो मैं कोई भी बच्चा आएगा तो अपना फोन साइड में रखूँ, नहीं रखूंगा। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस बोतल रखने के लिए, बोतल लेने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर कीप वॉचिंग लिखा हुआ है, तो कीप वॉचिंग यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट को रेफर करने लग रहा है कि जैसे मान लो तुम किसी रूम के अंदर गए और आपका कोई दोस्त है वो पहले से मूवी देख रहा था, और जब तुम एंटर हुए तो आपका उनका ध्यान आप पर गया, उनका ध्यान आप पर गया, तो आपने और सामने वालों को बोला भाई कीप वॉचिंग। कीप वॉचिंग का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूटी इन स्टेट, कि मतलब अपनी स्टेट को मत खराब करो, जैसे तुम पहले क्या कर रहे थे, मूवी को देख रहे थे, अभी मूवी को देखते रहो, सीधी सी बात ये है। तो कीप वॉचिंग का मतलब ये होता है, वहां पर बी वॉचिंग नहीं, वहां पर कीप वॉचिंग बोलना चाहिए, और ये भी जो बेटा ऑलरेडी सही है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं भाई आगे।
नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए भाई, मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, एक बार उन क्वेश्चनों के आंसर बताना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, they have separated क्या हो गया, ये वाला चालू करना है? हाँ, उससे क्या हो जाएगा, सेंटेंस दिखाई देगा। वो फिर वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर दिक्कत होगी, फिर दोबारा से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा देख देख के थोड़ा समझ समझ के क्वेश्चन बनाने लग रहा हूं मैं। दे हैव सेपरेटेड द रूमर्स एवरीवेयर। सेंटेंस बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, इंस्टेंट सेंटेंस बनाना पड़ता है। दे हैव स्प्रेडेड द रूमर्स एवरीवेयर। और सेकंड क्वेश्चन ये है भाई, दे telecasted some news on all national channels। चलिए भाई, एक बार 2 सेंटेंसेस लिखे, इन दोनों सेंटेंस के एक बार आंसर बताओ। बस एक बार पढ़ के ये देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। They have spreaded the rumors everywhere और they telecasted some news on all national channels। देखो भाई, छोटी सी बात है और सबको पता भी होगी। क्या पता होगी कि दोनों सेंटेंस में स्टूडेंट दे क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर भी सब्जेक्ट है और यहां पर भी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं पर हैव की बात करूं, सबको पता कि हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद जो स्प्रेडेड लिखी वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अगर टेलीकास्टेड की बात करें तो ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब जैसे ही सेंटेंस में स्प्रेडेड की बात करें तो यहां पर जो स्प्रेडेड लिखा है स्टूडेंट, ये सही नहीं है, गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम। स्प्रेड की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। और जब आपके पेपर में ये वर्ब आती है नहीं तो एग्जामिनर इनके साथ हमेशा ईडी लगाकर देता है। क्या लगा के देता है, ईडी। अगर कहीं पे ईडी लगाओ तो क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसी ऑप्शन को क्लिक करके आना, सीधी सी बात ही है। बात समझ में आई कि नहीं? जो स्प्रेड वर्ब होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्रेड ही होती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, स्प्रेड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे टेलीकास्टेड सम न्यूज ऑन ऑल नेशनल चैनल्स। यहां पर जो टेलीकास्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जिस तरीके से स्प्रेड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है बेटा, उसी प्रकार से टेलीकास्ट की बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम ही होती है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म की जरूरत है और सेकंड फॉर्म भी क्या रहेगी बेटा, टेलीकास्ट ही रहेगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन वर्ब की फॉर्म में क्या हमेशा चेंज नहीं होता? क्या इन वर्ब्स की फॉर्म में चेंज नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं पुट की बात करूं बेटा, पुट की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, पुट होती है। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें ये भी क्या होती है बेटा, पुट ही होती है। और अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें वो भी क्या होती है, पुट ही होती है। मतलब पुट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, वो क्या रहती है, पुट ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसकी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। एक बात बताइए, अगर अपने सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग करना पड़े तो क्या इसकी फॉर्म में चेंज नहीं होगा?
बिल्कुल चेंज होगा। अगर सिंगुलर नंबर के लिए यूज करना पड़ेगा तो हमें वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें वहां पर लिखना पड़ेगा पुट्स, है ना। अगर आपने इसका कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना पड़ेगा तो क्या आपने वहां पर पुटिंग लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, आप बताइए। पुटिंग लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसकी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग करोगे तो आपने वहां पर लिखना पड़ेगी इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है भाई। अगर आपने कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना पड़ गया तो हमेशा उसके लास्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इन वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। कैसी होती है भाई, सेम होती है। इनकी फर्स्ट फॉर्म भी सेम होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, और वो क्या होती है भाई, सेम। तो हम नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखें भाई, ये बात नोट करके लिखेंगे। ये बात नोट करके लिखेंगे, द फॉलोइंग वर्ब्स पूरा लिखा गया क्या, ऐसे रहने दो। द फॉलोइंग वर्ब्स are used कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है भाई जो सेंटेंस में हम कॉमनली यूज करते हैं। कॉमनली का मतलब ये होता है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, वो सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। कॉमनली का मतलब होता है उसको हम सेम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सेम। कौन कौन सी वर्ब्स है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा इन वर्ब्स को। कौन कौन सी वर्ब्स है भाई, सबसे पहले लिखना भाई पुट। क्या लिखेंगे, पुट। पुट के बाद कौन सी वर्ब है, बैट है, बिड है, बस्ट है, लेट है, रीड है, रेड है, इट है, हार्ट है, ट्रस्ट है, बेड है, सेट है, स्लिट है, सेड है। उसके बाद लिखना भाई स्प्लिट है, नेक्स्ट है स्प्रेड, सट है, कास्ट है, कोस्ट है, टेलीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट के बाद लिखना बेटा यहां पर फोरकास्ट। तो आपके सामने कुछ कॉमनली वर्ब लिखी है स्टूडेंट। इन वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो भाई इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मैं समझाऊंगा उन बात को ध्यान में रखना है और मीनिंग भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पुट का मीनिंग सबको पता होगा भाई, पुट का मीनिंग सबको पता होगा। पुट का मतलब क्या होता है, रखना। और पुट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सेम, पुटे रहेगी नहीं। लेकिन क्या इसकी फॉर्म में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पुट्स। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना होगा तो पुटिंग। बात समझ में आई। कट का मतलब क्या होता है, काटना। बैट का मतलब शर्त लगाना, शर्त लगाना। क्या होता है इसका मतलब, शर्त लगाना, याद रखना है। बिड का मतलब होता है स्टूडेंट बोली लगाना। क्या होता है, बोली लगाना। अब देखो एक छोटी सी बात है जो इंपॉर्टेंट है। मैं जो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा नहीं,
इन वर्ब को लेकर जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। अब देखना, बिट जो बिड वर्ब होती है बेटा, बिड की जो फर्स्ट फॉर्म है, बिड की जो सेकंड फॉर्म है और बिड की जो थर्ड फॉर्म है, तो बिड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है बेटा, क्या रहती है, सेम रहती है। बिड की फर्स्ट फॉर्म भी बिड होती है, सेकंड फॉर्म भी बिड होती है और थर्ड फॉर्म भी बिड होती है। लेकिन बेटा बिड की सेकंड फॉर्म बिड भी होती है और बिड की थर्ड फॉर्म बेटा बिडन भी होती है ना। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बिड का मतलब क्या होता है बेटा? बिड का मतलब होता है बोली लगाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोली लगाना। इसका मतलब क्या होता है? बोली लगाना। क्या होता है? बोली लगाना। और बिड बेड बिडन का मतलब होता है बेटा किसी को कुछ कहना, किसी को ऑर्डर करना, किसी को कुछ कहना। ये किसका मतलब होता है? बिड का। जब बिड 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 होता है बेटा, बिड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो इसका मतलब होता है बोली लगाना। और बिड की सेकंड थर्ड फॉर्म बिड और थर्ड फॉर्म बिडन होती है, तो इसका मतलब होता है किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ ऑर्डर करना। क्वेश्चन में देखना भाई, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात को। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस ये है, द मैन bid him the employee stay outdoors। बी क्वेश्चन है, they bid 5,000 rupees ऑन इट। आंसर बताओ भाई। पहले क्वेश्चन में बेटा बिड का मतलब क्या है? बोली लगाना है या ऑर्डर करना है? ऑर्डर करना। मैं वही बोल रहा हूं, नहीं भाई, मीनिंग का ध्यान में रखना है, रूल्स काम नहीं आएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में हमें किस मीनिंग की जरूरत है। तो ए सेंटेंस में हमें किस मीनिंग की जरूरत है? ऑर्डर करना या बोली लगाना? ऑर्डर करना। अगर ऑर्डर करना है तो बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिड और बिडन। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बिड की एक ऐसी फॉर्म यूज कर रखी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर बेटा फर्स्ट फॉर्म होती तो यह मेन सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो क्या लिखा होता? बिड्स लिखा होता, नहीं लिखा होता? बताओ। अगर बिड्स नहीं लिखा है तो बिड की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है बेटा वो बिना हैव की फॉर्म के बिना आती नहीं है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मैन के अकॉर्डिंग बिड नहीं क्या आता है? बिड्स आता है। तो बच्चे बेटा ये वर्ब की कैसी फॉर्म बची? सेकंड फॉर्म बची। और बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ऑर्डर करने में क्या होती है? यहां पे लिखोगे द मैन बिड द एम्प्लॉयड स्टे आउटडोर्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? सेकंड क्वेश्चन में बिड का मतलब क्या है? बोली लगाना है या ऑर्डर करना है? बोली लगाना है कि दे बेड 5,000 रुपीज ऑन इट। अगर बोली लगाना है तो यहां पर बेड वर्ब की कैसी फॉर्म है? सबको पता ही है कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, नहीं अभी डिस्कस किया, सबको पता है ये बात। अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म भी बिड की कैसी? बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिड होती है। कब होती है? जब आपको सेंटेंस में किस मीनिंग की जरूरत होती है? वही है। बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है। अगर बोली लगाना होता है तो याद रखना है, तो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है। अगर बिड का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, किसी को ऑर्डर करना, तो उस केस में इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बिड और बिडन होती है। बात समझ में आई? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और यही गलती हम करेंगे, और यही गलती हमने करनी नहीं है। बस्ट का मतलब क्या होता है भाई? बस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट फटना और फूटना। क्या होता है इसका मतलब? फटना और फूटना होता है। लेट का मतलब सबको पता ही है, लेट का मतलब होता है अलाउ करना। क्या करना? अलाउ करना। रिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है इसका मतलब? छुटकारा पाना। मैं बोल रहा हूं, इस बात को लिख लेना भाई, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन अपने नोट्स बनाएगा इस बात को लिख लेना। रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। और रिड का जो मतलब होता है बेटा, इसका मतलब सबको पता ही है। रिड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। लेकिन रीड की सेकंड फॉर्म पढ़ा जाता है रेड रेड। रीड
रेड रेड, रीड रेड रेड, लेकिन इसकी फॉर्म मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता, बस इसके प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण में डिफरेंस होता है बेटा, कि रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड। हिट का मतलब सबको पता है बेटा, टक्कर मारना होता है। हर्ट का मतलब सबको पता ही है, हर्ट का मतलब किसी को चोट पहुंचाना। थर्स्ट जो होता है बेटा, थर्स्ट, ये वर्ड बेटा वर्ब भी होता है, ये वर्ड नाउन भी होता है। जो थर्स्ट वर्ड होता है याद रखना है, थर्स्ट वर्ड बेटा ये नाउन भी होता है और ये वर्ड बेटा वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, टू अप्लाई फोर्स। ये कहां पर यूज किया जाता है बेटा, थर्स्ट वर्ड, ये वर्ड यूज किया जाता है कहां पर, अगर मुझे ध्यान में हो, कि जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं नहीं, रॉकेट्स को उड़ाने के लिए सबको पता है कि बहुत ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। जैसे वो फायर वगैरह होते हैं नहीं, वो फायर वगैरह क्या करती है, उसको फोर्स करती है। किसको फोर्स करती है, उस जहाज को या उस मिसाइल को उड़ाने के लिए। तो वहां पर थर्स्ट वर्ड का यूज करते हैं बेटा। थर्स्ट का मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स, तो उस चीज को उड़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं, तो वहां पर हम थर्स्ट वर्ड यूज करते हैं। वेड का मीनिंग क्या होता है, शादी करना। सेट का मतलब सबको पता ही होगा, सेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना। स्लिट जो वर्ड होता है ना, स्लिट, ये वर्ड बेटा नाउन भी होता है और ये वर्ड वर्ब भी होता है। याद रखना है, जो स्लिट वर्ड होता है ना बेटा, ये नाउन भी होता है और ये वर्ड वर्ब भी होता है। जब स्लिट वर्ड नाउन होता है तो स्लिट का मतलब क्या होता है, दरार आ जाती है ना, कई बार दीवारों में दरार आ जाती है। देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि बरसात का टाइम हो जाता है और जैसे जैसे दीवार खराब हो जाती है, खराब होने की वजह से उनमें क्या आ जाती है, दरारें आ जाती हैं। क्या जाती हैं, दरारें। तो उसको भी हम स्लिट बोलते हैं। लेकिन स्लिट वर्ड वर्ब भी होता है। स्लिट का मतलब होता है किसी वस्तु को नकुली, मतलब निकुली चीज के साथ क्या करना, उसको चीरना फाड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लिट। स्लिट वर्ब भी होता है। सेड का मतलब बहाना होता है बेटा, मतलब इंग्लिश में आप लिख सकते हो बेटा टू लूज समथिंग। क्या होता है इसका मतलब, टू लूज समथिंग। इसका मतलब होता है बेटा टू लूज समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, टू लूज समथिंग होता है। जैसे एक इडियम होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, ये इडियम होता है बेटा, टू सेट द टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स। कभी पढ़ा इडियम ये, टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स। अब टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स में बेटा यही सेड यूज करते हैं। अ सेड का मतलब होता है टू लूज समथिंग। टू लूज समथिंग का मतलब होता है बेटा बेटा बहाना। बहाना मतलब वो बहाना नहीं, आंखों में आंसू बहते नहीं बेटा, उसको बोलते हैं बहाना। टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स, टू सेट का मतलब बहना। क्या बहना, क्रोकोडाइल टीयर्स। टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, टू फॉल्स सिंपैथी। टू फॉल्स सिंपैथी, टू फॉल्स सिंपैथी का मतलब होता है झूठी संवेदना रखना किसी के प्रति, है ना, उसको बोलते हैं टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर। टू सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है बहना। क्या होता है, बहना, मतलब टू लूज समथिंग। क्या होता है इसका मतलब, टू लूज समथिंग। और इस सेट का वर्ड बेटा इस इडियम्स में यूज करते हैं, टू सेट द क्रोकोडाइल टीयर्स। अब यहां पर आते हैं, बाकी इस वर्ब में भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। जैसे स्प्लिट वर्ब है बेटा, इसमें कई बार गड़बड़ी देता है एग्जामिनर। क्या गड़बड़ी देता है देखना, जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट की फर्स्ट फॉर्म भी स्प्लिट होती है, हाँ है ना, सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, स्प्लिट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भाई, थर्ड फॉर्म भी स्प्लिट होती है, हाँ या ना बोलो, होती है नहीं। लेकिन एक और वर्ब होती है बेटा, अगर आपको पता है, वो वर्ब होती है स्पिल। और स्पिल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पिल की सेकंड फॉर्म होती है स्प्लिट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्प्लिट होती है, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप बोलो सर इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर एल के बाद क्या आया है, यहां पर भी एल के बाद क्या आया है, और यहां पर भी बेटा एल के बाद क्या आया है। लेकिन आप नीचे देखो बेटा, यहां पर आई के बाद क्या आया है, यहां पर आई के बाद क्या आएगा, ये थोड़ा
यहां पर आई के बाद क्या है बेटा, और कई बार जो पेपर में जो क्वेश्चन आता नहीं, तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है एग्जाम में। एक में बेटा एल के बाद आई है और एक में आई के बाद क्या है। तो जो स्प्लिट होता है ये स्पिल होता है बेटा। इस स्प्लिट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था बेटा, स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना या अलग होना। क्या होता है इसका मतलब, अलग करना या अलग होना। मैंने कल वर्ब में भी लिखवाया वही वर्ब। इस ये ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों तरीके से यूज की जा सकती है। स्प्लिट का मतलब अलग करना भी होता है और अलग होना भी होता है। इस स्पिल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इस स्पिल का मतलब क्या होता है? इस स्पिल का मतलब होता है बेटा छलकना। क्या होता है इसका मतलब, छलकना। ये छलकना, मैं देखो मैं बता देता हूं बेटा। पहले जो औरतें होती थी कुएं से पानी लेकर आती थी, है ना, और जो घड़ा होता था नहीं वो दूर मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाता था, मतलब बहुत सारा पानी नीचे गिर चुका होता था। किसकी वजह से? छलकने की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि पानी छलकता था, वही है ना, उस घड़े में से पानी छलकता था और वो क्या नाम है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था वहां पर। तो यही वो छलकना है। तो स्पिल का मतलब छलकना होता है। जैसे आप चाय कई बार पीते हो तो कई बार अपना जो हाथ होता नहीं ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से चाय क्या हो जाती है, स्पिल हो जाती है। चाय क्या हो जाती है, स्पिल। स्पिल का मतलब क्या होता है, छलकना होता है, छलक जाती है चाय। बात समझ में आएगी नहीं? और इस वर्ब का भी बेटा इडियम में यूज होता है। आप बताओगे इसके लिए कौन सी इडियम बनी है? टू क्राई और स्पिल्ट मिल्क, कभी पढ़ी है ये? टू क्राई और स्पिल्ट मिल्क, मिल्क ये आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। और यहाँ पर स्पिल का मतलब छलकना ही होता है। जैसे कई बार इसको हंसी मजाक में भी सिखा दिया जाता है। जैसे मान लो कि जो सुबह दूध वाले होते हैं नहीं, बड़े ही जल्दबाजी में होते हैं, पता होगा, ब्रेकर भी नहीं देखते, बस बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल रफ्तार में चलने की कोशिश करते हैं। करते नहीं करते हैं? अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति था बिल्कुल रफ्तार में जा रहा था, आगे उसने क्या नाम है ब्रेकर भी नहीं देखा, और ब्रेकर नहीं देखा तो उसका जो दूध था, जो मिल्क था, वो क्या हो गया बेटा, स्पिल्ट हो गया, छलक गया। क्या हो गया? छलक गया। अब छलकने के बाद वो पर्सन क्या करने लग गया, रोने लग गया। कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था तो उसने कहा बेटा अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अब तो रोने का कोई फायदा नहीं है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है टू रिग्रेट। क्या होता है? टू रिग्रेट होता है। तो यहां पर बेटा इस स्पिल वर्ब का यही इस इडियम में भी यूज करते हैं। SPILL, SPILL बेटा होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी स्पिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्पिल्ट होती है। ठीक है नहीं? लेकिन स्प्लिट की, ये स्प्लिट होता है। क्या होता है? स्प्लिट। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्पिल स्प्लिट स्प्लिट, स्पिल्ट स्पिल्ट, ये होता है स्प्लिट, और ये होता है स्पिल्ट। ये क्या होता है? स्प्लिट। ये होता है स्पिल्ट। इसमें आई के बाद क्या है, इसमें एल के बाद क्या है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी करा देता पेपर में। स्प्रेड का मीनिंग सबको पता होगा। स्प्रेड का मतलब फैलना भी होता है और फैलाना भी होता है, कल डिस्कस किया होगा क्लास में। और सट का मतलब सबको पता है कि सट का मतलब बंद करना होता है, कई बार टीचर बोलता है सट यूर माउथ, है ना। और कास्ट जो होता है ना, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है, वर्ब बहुत बार देखने को मिली है। अगर आपने कभी लगाए होंगे एग्जाम में सेट, प्रीवियस सेट, तो ये वर्ब से आपकी कभी ना कभी मुलाकात हुई होगी। कास्ट के बेटा मल्टीपल मीनिंग होते हैं, पता आपको? कास्ट के क्या क्या मतलब होते हैं देखना, इनमें से आपको कोई ना कोई उसका मीनिंग पूछेगा। एक तो कास्ट का मतलब होता है बेटा मोल्ड करना। मोल्ड करने का मतलब होता है बेटा ढालना। ढालना समझ गए नहीं? भाई किसी इंसान ने चेयर को टेबल में ढाल दिया, तो एक तो इसका मतलब होता है ढालना, मोल्ड करना, किसी को चेंज करना। मान लीजिए चेयर है, किसी ने इसको क्या कर दिया, पिघला के क्या बना दिया, टेबल बना दिया, कास्ट कर दिया इसको, मतलब ढाल दिया, मोल्ड कर दिया। और एक कास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक कास्ट का मतलब होता है थ्रो करना। क्या करना होता है? एक इसका मतलब होता है थ्रो करना, और थ्रो करने का मतलब एक इसका मतलब क्या होता है, फेंकना। कास्ट इट अवे, एक वर्ड यूज करते हैं कास्ट इट अवे, उसने उस चीज को बहुत दूर फेंक दिया, कास्ट इट अवे। तो वहां पर कास्ट का मतलब क्या है, फेंकना है। क्या है? फेंकना। कास्ट का मतलब ढालना भी होता है, कास्ट का मतलब फेंकना भी होता है। एक और उसका मतलब होता है, एक कास्ट का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, हाईलाइट करना।
प्रोजेक्ट करना, हाईलाइट करना। एक्टरों की जाती है ना कास्टिंग, उनको हाईलाइट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। इस मूवी भाई बोलते नहीं, हम एक मूवी बनाने जा रहे हैं, इस मूवी के लिए हम इन एक्टरों की क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। तो हमारा कास्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो कास्ट के कितने मतलब होते हैं, 3। मोल्ड करना, एक क्या होता है किसी भी चीज को फेंकना, है ना, और एक इसका मतलब क्या होता है हाईलाइट करना और प्रोजेक्ट करना। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये मीनिंग ध्यान में रखना है। और इनमें से जब पे आपके एग्जाम में कास्ट वर्ब आएगी नहीं, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक मीनिंग होगा उसका, वो आपने अंडरस्टूड करना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना, वो अलग होता है, वो अलग होता है। वो नहीं, वो ये नहीं होता, वो अलग होता है, कभी देखना ध्यान से। कास्ट ही होता है क्या वो, नहीं वो अलग चीज है, वो नाउन हो गया नहीं, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। नहीं, नाउन वर्ड तो सेम ही होगा, कास्ट तो नाउन भी होता है और कास्ट है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, वो भी पढ़े नहीं, वो अलग चीज है, वो तो एक अलग चीज हो गई। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना, क्या होता है इसका मतलब। और बाकी तुम्हें पता, टैली रूट वर्ड होता है बेटा, टैली का मतलब होता है फार, और कास्ट का मतलब सबको पता ही है। ऐसी कोई न्यूज, सॉरी ऐसी, टेलीकास्ट का मतलब ये होता है जैसे, या कोई न्यूज मान लो, या फिर कोई क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन देख कहाँ पा रहे हम, इंडिया में, किस वजह से, टेलीकास्ट के। टैली का मतलब फार होता है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट सबको पता ही होगा कि मान लो कि अब हिसार के अंदर मान लो JGB आ जाए, या बब्बू मान आ जाए, या कोई बड़ा, क्या बोल सकते हो आप, अजय देवगन मान लो भाई, शाहरुख खान मान लो, तो फिर हिसार के अंदर क्या कर दी जाती है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, सिंगर मान लो, जैसे मान लो सिंगर, एक दो आपको पता होगा कौन सा सिंगर है, कोई मान लो हिसार के अंदर आ गया, तो हिसार के आने पर तो क्या की जाती है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं भाई, इस दिन इसका क्या होगा, है ना भाई, रंगारंग प्रोग्राम होगा, तो आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, तो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। ओवरकास्ट का मतलब सबको पता ही है, ओवर मतलब टोटल कास्ट, कंप्लीट। और फोर का मतलब क्या होता है बेटा, फोर रूट वर्ड होता है, फोर का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है, बिफोर, मतलब ऐसी कोई न्यूज जो पहले से कास्ट कर दी जाती है, जैसे वेदरिंग न्यूज होती है, वेदरिंग न्यूज सब पता होगा, एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कल वाला मौसम ऐसे होगा वैसे होगा, है ना, तो ऐसी चीजें आपको बताई जाती है, तो उसको लिए हम यूज करते हैं फोरकास्ट। क्या यूज करेंगे, फोरकास्ट। तो इनके लिए बात ध्यान में रखनी है भाई, ये ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम, इनकी फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं किया जाता। जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट अब यहाँ पर रीड करवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, तो ध्यान में रखना भाई इन छोटी छोटी बातों को। तो आज के लिए इतना ही रखें, तो आज के लिए इतने भाई, बाकी मिलते हैं आपसे कल। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड नाइट।